नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज एक और विमान हादसे में देश के एक बड़े नेता की जान चली गई। महाराष्ट्र के मौजूदा फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार का उनके गृह जिले पुणे के बारामती में प्लेन क्रैश होने से उनकी मौत हो गई। अजीत पवार का यह विमान उस वक्त क्रैश हुआ जब वो रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहे था। इस हादसे में अजीत पवार के साथ ही प्लेन में सवार उनका पीएसओ, दोनों पायलट और एक कैबिन क्रू की भी जान चली गई। अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर था। एक तरफ इस हादसे ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता इस हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग की है, क्योंकि अजीत पवार जिस प्लेन में सफर कर रहे थे उसे बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है। तो सवाल यह है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस चार्टर्ड प्लेन में आखिरी के महज कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या ऐन वक्त पर प्लेन में कोई तकनीकी खामियां आई या वजह कुछ और है? अजीत पवार के प्लेन हादसे पर ममता और अखिलेश जैसे बड़े नेताओं ने क्यों उठाई जांच की मांग, और अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र समेत केंद्र की सियासत पर अब क्या असर पड़ेगा? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत आज की सबसे बड़ी और दुख भरी खबर से। आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ उनका एक सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की जान चली गई। आज यह बेहद दुखद हादसा हुआ। हम आपको विमान हादसे पर जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जांच इसकी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस पर दुख जताया और कहा कि डीजीसीए और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, जांच कर रही हैं। एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। तो यानी सरकार तो यह कह रही है कि शुरुआती जांच में विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अजीत पवार ने सुबह मुंबई से इस खास एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी और बारामती से लैंड करने से ठीक पहले यह विमान हादसे का शिकार हो गया। ये मैप आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि विमान ने बारामती एयर स्ट्रिप जो एयरपोर्ट है वहां पर 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। इसके बाद विमान वापस उड़ गया, फिर से लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी की ओर आया, आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी कोशिश के दौरान यह हादसा हो गया। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, क्या है डिटेल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करता, उससे पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ कि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में तहलका मच गया।
और चंद मिनटों बाद पूरे देश ने विमान हादसे की ऐसी तस्वीरें देखी कि देखने वालों की रूह कांप गई। हर तरफ विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। विमान का इंजन भी काफी दूर जाकर गिरा। और थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ हुई तो खबर मिली कि महाराष्ट्र ने अजित पवार के रूप में एक कद्दावर राजनेता को खो दिया है। बारामती एयरपोर्ट से करीब 200 फीट दूर हुए विमान हादसे में अजित पवार के साथ साथ 4 और लोगों की जान गई। इनमें अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर HC विदिप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल हैं। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि जो विमान आज हादसे का शिकार हुआ कोई आम चार्टर्ड एयरक्राफ्ट नहीं था। उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी CM सवार थे। DGCA से मिली जानकारी के मुताबिक अजित पवार को लेकर चार्टर्ड एयरक्राफ्ट VTSSK 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ और ठीक 8 मिनट की उड़ान के बाद बारामती एयरफील्ड से पहली बार संपर्क में आया। इसके बाद जब विमान 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर था तब उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। पायलट को विजुअल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस में उतरने की सलाह दी गई। ये वो स्थिति होती है जब पायलट अपनी आंखों से बाहर देखकर विमान उड़ा और उतार सकता है। यानी मौसम ऐसा बताया गया कि पायलट अपनी नजर से रनवे देखकर लैंडिंग कर सकता था। इसके बाद पायलट ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा। ATC ने बताया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। इसके बाद विमान रनवे 11 पर लैंड करने के लिए आया, लेकिन पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पहली बार गो अराउंड किया, यानी लैंडिंग छोड़कर फिर से चक्कर लगाया। यानी पहली लैंडिंग की कोशिश के दौरान ही सब कुछ सही नहीं था। दोबारा लैंडिंग के लिए विमान फिर से हवा में उठा और बारामती एयरपोर्ट का एक और चक्कर काटने के बाद लौट आया। पायलट ने फिर से ATC को बताया कि वो रनवे 11 की ओर बढ़ रहे हैं। ATC ने पायलट से रनवे दिखने की जानकारी मांगी। कुछ क्षण बाद पायलट ने बताया कि अब रनवे दिखाई दे रहा है और इसके बाद 8:43 पर विमान को लैंड करने की अनुमति दी गई। ATC से मिले लैंडिंग क्लियरेंस पर पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर जो हुआ देखकर सब दंग रह गए। 8:44 पर रनवे 11 के पास आग की लपटें दिख रही थी। आग का गुबार ऐसा था कि कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इस समय हम बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद हैं और इसी रनवे पर आज सुबह अजित पवार का जो चार्टर फ्लाइट है वो इसी रनवे पर उतरने वाला था, लेकिन बताया जाता है कि मौसम की खराबी के कारण ये सबसे पहले उतरने के लिए उसने यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन उसे एयर स्ट्रिप वहां पर दिखाई नहीं दी। फिर से वहां से ऊपर फिर एक बार फ्लाइट आसमान में चली गई और गोल घूम के आई। वैसे ही बगल वाली ये एक वैली है, यहाँ पर उनका ये चार्टर फ्लाइट क्रैश हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए कैमरामैन को कहूंगा जरा तेज चले। देखिए ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये चार्टर फ्लाइट यहाँ पर क्रैश कर गया। देख सकते हैं कि फ्लाइट के अवशेष यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर मतलब महज थोड़ी सी ही दूरी पर कह सकते कि ये कम से कम 200 फीट की दूरी होगी रनवे से और यहाँ पर ये जो चार्टर फ्लाइट है ये वहाँ पर क्रैश कर गया। या तो इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है या पायलट एरर हुआ है। कई बार पायलट का हार्ट अटैक हो गया या कुछ हो गया, या फिर लास्ट मिनट पे क्या नाम लैंडिंग गियर ने नहीं खुला, या कोई ऑल ऑफ अ सडन फॉग आ गई एकदम सामने से। क्योंकि वेदर जैसे अभी पीछे कुछ इंसिडेंट हुआ था न्यूयॉर्क में, तो अच्छी बड़े प्लेन लैंड कर रहे थे, फिर कई प्लेन उसमें वो हुए कि ऑल ऑफ अ सडन स्नो स्टॉर्म आ गया। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर फॉग या मिस्ट आ जाए, और रनवे में इसमें ATC कंट्रोल्ड रनवे नहीं है, इसमें फ्लाइंग क्लब है वहाँ का पूना का, जो कि गाइड करता है प्लेन्स वगैरह को। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस टाइम लगी हुई हैं और हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो विमान हादसे के बाद इस मामले की जांच को लेकर भी मांग तेज हो गई। तमाम नेताओं ने घटना पर दुख जताया और साथ ही साथ उच्च स्तरीय मांग भी कर दी। सुनिए। Ajit Pawar, Deputy Chief Minister,
He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, विपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बतानी चाहिए। तो अब अजित पवार जिस प्लेन में थे उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। क्यों हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा क्यों ये विमान हादसा हुआ? क्योंकि ये आम विमान कोई ये था नहीं। बॉम्बार्डियर लिजरेट 45XR एक प्रीमियर बिजनेस जेट है जो भारत में वीआईपी और बिजनेस यात्राओं के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत सेफ माना जाता है। इस विमान का संचालन VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। लिजर जेट 45XR लगभग 860 से 870 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, कैपेबिलिटी है, और एक बार में करीब 3700 किलोमीटर तक की ये दूरी तय कर सकता है। इसमें 8 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं। यह जो जेट है छोटे रनवे से तेजी से टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है, जिस कारण यह छोटे शहरों और कस्बों के बीच उड़ानों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। 2 पावरफुल इंजन होते हैं, उससे लैस है विमान। अपने से बेहतर कंट्रोल बैलेंस के लिए जाना जाता है, जिससे इसे उड़ाना और उतारना बेहद सुरक्षित और आसान माना जाता है। इसीलिए एविएशन एक्सपर्ट्स भी इसे बेहद सुरक्षित एयरक्राफ्ट बता रहे हैं। वहीं हादसे का संचालन कर रही VSR एविएशन की तरफ से भी इस मामले पर सफाई आई है। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Yeah. 1,500 hours. Yeah. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jet Light, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. अजित पवार 6 बार के डिप्टी सीएम रह चुके थे। अब जाहिर सी बात है, राजनीति में चाहने वालों की संख्या उनकी काफी रही होगी। बहुत ज्यादा ग्राउंड से जुड़े और पॉपुलर लीडर थे। सुबह जैसे ही हादसे में उनके निधन की खबर आई, हर तरफ मातम बरस गया। क्या उनके करीबी, क्या परिजन और क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, हर कोई फूट फूट कर रोता हुआ दिखा, गमगीन दिखा। अजीत पवार का निधन न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बल्कि उनके निधन से देश की सियासत पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। अब आपको इसका पूरा विश्लेषण बताते हैं। अजित पवार के निधन के बाद सबसे पहला सवाल तो सबके जहन में यही उठ रहा होगा कि उनकी जगह पार्टी से लेकर महायुति सरकार में अब कौन लेगा। दरअसल अजित पवार मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे थे। वे मूल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सर्वेसर्वा थे, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है।
ऐसे में अब उनके निधन से खुद उनकी पार्टी को इस समय एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां यह सवाल है कि अब पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, पार्टी आगे किस दिशा में जाएगी। अजित पवार की मौत ने उनके गुट को भी असमंजस में डाल दिया, क्योंकि वही गुट के मुख्य चेहरा थे। परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सदस्य हैं। पारिवारिक विरासत के कारण वो मजबूत दावेदार तो हैं, लेकिन उनकी अजित जैसी जन अपील नहीं। बड़ा बेटा पार्थ पवार 2019 में मावल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, लेकिन हार गए थे। अनुभव काफी कम है, फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर है। दूसरा बेटा जय पवार भी राजनीति से दूर है। परिवार से अलग पार्टी के दूसरे नेताओं की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल पार्टी में फिलहाल दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं। अभी एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। अजित पवार की तरह ही इन्हें भी राजनीति में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। छगन भुजबल ओबीसी नेता हैं और मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री। राजनीति में काफी लंबा अनुभव है। इसके अलावा सुनील तटकरे जो एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, इनकी भी दावेदारी मानी जा सकती है। ये तमाम नेता भले ही सियासत में लंबा अनुभव रखते हैं, लेकिन कोई अजित जैसा करिश्माई नहीं जो पार्टी को आगे ले जा सके। ये चेहरे अजित गुट के एनसीपी की कमान संभालने के दावेदार तो हो सकते हैं, मगर उतनी मजबूती के साथ पार्टी को संभाल पाएंगे ये कहना बेईमानी होगी, क्योंकि अजित पवार खुद पार्टी का चेहरा, संगठनात्मक ताकत और महायुति गठबंधन में मुख्य पावर ब्रोकर थे। उनकी जगह लेने वाला कोई दूसरा नेता उनके जैसा करिश्माई जनसंपर्क और विधायकों पर पकड़ रखने वाला नहीं दिखता। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुट में कोई एकल ताकतवर नेता नहीं है जो अजित पवार की जगह ले सके। ऐसे में अगर इनमें से किसी के हाथ में पार्टी की बागडोर जाती है तो इससे गुट कमजोर पड़ सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ऐसे में बीजेपी अजित गुट के एनसीपी को हाईजैक कर सकती है। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार गुट फिर उनके चाचा और पार्टी के असल सूत्रधार शरद पवार की ओर लौट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक की सियासत में बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। तो जानकारी के मुताबिक फिलहाल तो एनसीपी के नेता सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल या फिर जयंत पाटिल में से किसी एक को बनाया जा सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि एनसीपी को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शरद पवार गुट के साथ मर्ज करना पड़ेगा। तब शरद पवार एक बार पार्टी का मुख्य चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि शरद पवार बेहद ही अनुभवी नेता है। महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है। अलग अलग टर्म में 4 बार प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 7 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस एनसीपी के अध्यक्ष अभी अजीत पवार थे, उसके संस्थापक खुद शरद पवार हैं। 1999 में बनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की 2023 तक करीब 24 साल तक कमान उन्होंने संभाली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सत्ता, नेता, विधायक और सांसदों की नस नस से वो वाकिफ है। ऐसे में अगर पुरानी एनसीपी शरद पवार के पास आती है तो यकीनन शरद गुट मजबूत हो सकता है, क्योंकि अजित गुट बिना लीडर के बिखर सकता है। हालांकि सवाल भी है कि अजित पवार की पार्टी के नेता क्या चाहते हैं। बहुत हद तक वे सब अजित गुट के विधायकों की वफादारी और पारिवारिक फैसलों पर निर्भर करेगा। जानकार ये भी बताते हैं कि अजित पवार के साथ ये जानलेवा हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जब अजित की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एस के बीच एकीकरण यानी कि दोनों को मर्ज करने की चर्चाएं चल रही थी। तो माना यही जा रहा है कि एक बार पार्टी का पूरा प्रबंधन हो सकता है फिर से शरद पवार के पास आए। हालांकि शरद पवार की तबीयत इन दिनों पहले की तरह ठीक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरी पार्टी को एक बार वो फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे
परिवार में बहुत सारे काबिल लोग हैं, उन्हें फिर से की पोजीशंस दी जाएगी और पार्टी को फिर से एक्टिव किया जाएगा, ये कहा जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में पूरी पार्टी अभी नहीं है कि वो बीजेपी से अपना हाथ खींचे, यानी अजीत पवार की एवज में कोई और आदमी एक बार फिर से पार्टी में अपनी हिस्सेदारी लेगा, खासकर उप मुख्यमंत्री की जो बातें चल रही हैं, और वो बीजेपी से हाथ खींचने वाले नहीं है। यानी ये सरकार एज इट इज चलती रहेगी। बस आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एनसीपी जो है, जो शरद पवार और अजीत पवार की 2 एनसीपी थी, वो अब उनमें से एक होने के रास्ते बहुत ज्यादा क्लियर हैं। खैर, इतना तय है कि अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की सियासत अब एक नई दिशा में जा सकती है। यह भी समझिए कि अजीत पवार अपनी पार्टी एनसीपी के साथ इस वक्त बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदेश की महायुति और केंद्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन में शामिल थे और प्रदेश सरकार में प्रमुख चेहरे थे। वहीं शरद पवार अजीत के बगावत के बाद अपने हिस्से आई एनसीपी शरद गुट के साथ प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाली जो विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, और केंद्रीय स्तर पर जो बना इंडिया ब्लॉक, उसके अहम साझीदार हैं। ऐसे में अगर मूल एनसीपी शरद पवार के हाथ आती है तो ऐसी स्थिति में प्रदेश से लेकर केंद्र तक बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो क्या सिनेरियो बन सकता है? पहला तो यह कि अगर अजीत गुट की एनसीपी की कमान शरद पवार अपने हाथ में लेते हैं तो दोनों पार्टियों को विलय करना होगा। ऐसे में शरद पवार को या तो एनडीए में शामिल होना होगा या फिर वे अपनी मौजूदा गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसी में बने रह सकते हैं। अगर शरद पवार एनडीए के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई वाला जो इंडिया ब्लॉक है यह बेहद कमजोर पड़ जाएगा। और अगर शरद पवार इंडिया ब्लॉक में ही बने रहते हैं तो महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। शरद पवार के इस कदम से भले ही फडणवीस की सरकार पर सीटों के लिहाज से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एनसीपी के अलग होने से दूसरे जो सहयोगी हैं, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाएगी। अजीत की मौजूदगी से एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ जो बार्गेनिंग पावर था वो कम हो गया था, लिमिटेड हो गया था, अब अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास भले 132 विधायक हैं, बहुमत से 13 सीट दूर। ऐसे में अगर 40 विधायकों वाली एनसीपी फडणवीस सरकार से बाहर हो जाती है तो 57 सीट वाले शिंदे फिर अपने मुख्य किरदार में आ जाएंगे। दरअसल अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे की शक्ति को संतुलन करने के तौर पर भी देखा जा सकता है। 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में थे, बनना चाहते थे, लेकिन यही वो रीजन था कि वो बैकफुट पर आ गए। अब इसका असर केंद्रीय स्तर पर भी हो सकता है। एनसीपी एकजुट करने के बाद शरद पवार अगर एनडीए में आते हैं तो जाहिर तौर पर नंबर गेम बदल जाएगा। नंबर गेम के हिसाब से केंद्र में मोदी सरकार और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सदस्य हैं। अजीत गुट के पास जो सांसद है उसको जोड़ दिया जाए तो टोटल 9 हो जाते हैं। तो इन 9 सांसदों के साथ केंद्र में एनडीए तो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर शरद पवार इंडिया ब्लॉक में ही बने रहते हैं तो इससे केंद्र में एनडीए को एनसीपी के 1 लोकसभा और 3 राज्यसभा सदस्यों का नुकसान हो सकता है, खमियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र के पिछले कुछ समय की सियासत को अगर देखें तो शरद पवार के कमजोर होने के बाद फिलहाल अजीत पवार ही प्रदेश में एनसीपी का चेहरा बनकर उभरे थे। यह बात खुद महाराष्ट्र विधानसभा जब चुनाव हुई थे तब उन्होंने साबित करके भी दिखा दी थी, जब शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एस को महज 10 सीटें मिली थी और खुद की एनसीपी 41 सीटें अजीत दा ने दिलवाई थी। अजीत पवार को दादा कहा जाता था।
उनकी मजबूत छवि को यह दर्शाता है कि वो एक मास लीडर थे जो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं मानते थे। अजीत ने एनसीपी को ग्रामीण महाराष्ट्र, रूरल महाराष्ट्र, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मजबूत बनाया, बहुत काम किया वहां पर। जब एनसीपी में दो फाड़ हुआ तो उन्होंने ज्यादातर विधायकों को अपने साथ कर लिया, जिससे उनका गुट सत्ता में आ गया। महायुति गठबंधन में काफी अहमियत रखते थे, एनडीए के लिए बेहद अहम और मजबूत सहयोगी थे। और जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ वो बारामती था। बारामती उनका गढ़ था। यहां से वे 1991 के बाद से लगातार विधायक रहे। मौजूदा वक्त में भी अजीत पवार बारामती सीट से ही विधायक थे। इससे पहले 1991 में 1991 में लोकसभा चुनाव बारामती लोकसभा सीट से जीते थे और सांसद वो इसी सीट से रह चुके थे। तो फिलहाल आज के हमारे इस एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए इजाजत दीजिए। आपको छोड़ जाते एक छोटे से ब्रेक के बाद।